आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार यूट्यूब पर आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट चैनल। तो देखिए 8 तारीख से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी सीबीटी एग्ज़ाम आपकी शुरू होने वाली है। तो आपकी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो गत वर्ष का जो सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर था 2020 में जो पेपर हुआ था वो पेपर हम आपके लिए लेकर आए। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब हम इस वीडियो में अंत तक देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए। तो देखिए यहाँ पर जो छात्र है यानी कि इस छात्र का नाम यहाँ पर दिखा रहा है कि इस छात्र का जो नाम है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम किस तारीख को हुआ था, ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको सीबीटी एग्ज़ाम को फेस करने के बाद आपको भी दिखाई देगा। इसका जो ट्रेड है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है। उसके बाद देखिए उसका एक जो एग्ज़ाम था वो 4 तारीख मार्च महीने में था। 2021 में इसका पेपर हो चुका था, पर इसके 2 पेपर थे, ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पर। आपको मालूम है अब एनुअल पैटर्न में आपका एक ही पेपर होने वाला और एक ही पेपर में सब सब्जेक्ट आ चुके हैं। तो आपको ये सब कुछ तो हमारे पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि किस तरह का पेपर आ जाएगा, किस मार्क से आ जाएगा। तो ये पुराना पेपर है, पर हमें पुराने पेपर से ज़्यादा उसके क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं पढ़ता हूँ एक बार। व्हॉट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर? दिलेल्या आकृतीमध्ये डीसी जनरेटरच्या एक्स भागाचे नाव काय? तो ये तो महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, इसमें आता है। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस पर एक्स मार्क किया है। तो उस एक्स मार्क किए हुए पार्ट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया है कि इसका सही आंसर है सी, कम्यूटेटर राइजर। यानी कि आपके मोटर में जो कम्यूटेटर होता है ये उसका पार्ट है। तो उसका सही आंसर है सी, कम्यूटेटर राइजर। इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच इज रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूडेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? मराठी में पढ़ता हूँ एक बार। डीसी जनरेटरच्या इंडिया एफएम ची दिशा दाखवणारा नियम कोणता? तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें डीसी जनरेटर का जो एफएम की दिशा होती है उसका नियम कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड टूल रूल। यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड टूल के नियम से हम डीसी ईएफएम की दिशा बता सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर? डीसी मोटर का जो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? नीचे दिए 4 ऑप्शन दिया। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। इसका आप एक बार पढ़ लीजिए ये फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल? तो यह पूछा है डीसी फील्ड कॉइल की जो वाइंडिंग की जाती है उसके लिए कौन सी वायर का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर है सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर। यानी कि ये इसका ऑप्शन ए ये सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए हम। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट डीसी मोटर? डीसी मोटर में जो करंट की दिशा होती है उसका नियम कौन सा है? किस नियम से डीसी मोटर की दिशा की डायरेक्शन बताता है? तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी कि पिछले क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उसके बाद का छठा नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? तो आर्मेचर वाइंडिंग की शॉर्ट ओपन सर्किट क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, एक्सटर्नल ग्रोलर। इसका सही आंसर है एक्सटर्नल ग्रोलर। तो अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर? विच मटेरियल इज यूज्ड? डीसी स्टार्टर में रेजिस्टेंस का कौन सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यूरेका। यूरेका ये मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है
विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री स्टेटर निकालने का, कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको एक फॉर्मूला पहचानना है। तो इसका सही आंसर है डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180/100 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिकल डिग्री स्टेटर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल। आकृति में जो एक कॉइल दिखाई दे रही है, तो इसका आपको नाम बताना है। तो ये किस तरह की कॉइल है। तो इसका सही आंसर है बी, होल कॉइल वाइंडिंग। तो होल कॉइल वाइंडिंग की ये डायग्राम है और इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, होल कॉइल वाइंडिंग। तो ये सब क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं 2021 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अलग 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मैं फिर से एक बार व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल मोटर, 6 पोल स्टेटर मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, 1018 इसका डिग्री का सही आंसर है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन विच इज़ द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग किस कारण फायदे में नहीं रहती। तो ये इसका सही आंसर है बी। तो इस छात्र ने भी ये सही आंसर लिखा है यहाँ पर कि स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। स्टेपर फॉर्मर की आवश्यकता लगती है, इसलिए 3 फेज कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग फायदे में नहीं रहती। तो इसके बाद का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इंसुलेटेड। कौन सी प्रकार की सिंगल फेज मोटर के यहाँ पर ये डायग्राम दिया है, उसमें वह ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर सही आंसर है कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर। यहाँ पर एक डायग्राम दी है, ये कौन से सिंगल फेज की मोटर की डायग्राम है। तो ये कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर की डायग्राम दी गई है। उसके बाद का क्वेश्चन है विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से कार्य करती है, किस नियम पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है लेंस नियम। लेंस लॉ से ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कार्य करती है। उसके बाद का क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। नीचे दी गए हुए यूनिवर्सल मोटर किसके लिए उपयोगी है। तो ये आपको बताना है कि यूनिवर्सल मोटर किस एप्लीकेशन के लिए, किस उपयोग, कहाँ पर उसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर बी है, फूड मिक्सर में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि आपके घर में जो मिक्सर होता है उसमें ये यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में बताई जाती है, यानी कि अल्टरनेटर का जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है। तो इसका सही आंसर है KVA। तो ये इस छात्र ने भी सही आंसर दिया है, या देखिए इसका भी सही आंसर आ चुका है और ये इसका आंसर है A, KVA। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का मेन फ़ायदा कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि ये 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, यानी कि 2 स्लिप रिंग में ये केवल एक बार इस्तेमाल होता है। तो ये इसका सही आंसर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। यह अलग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क X ऑफ अ रोटरी कन्वर्टर। इस आकृति में दिखाई दिए X पार्ट का कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक X से डिनोट किया गया एक पार्ट है मोटर का। अगला पार्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कौन सा पार्ट है, उसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन में दिया है कि वो कौन सा काम करता है। तो इसका सही आंसर है कलेक्ट द डिलीवरी डायरेक्ट करंट। ये इसका सही आंसर है, यानी कि डी इसका सही आंसर है कलेक्ट द डिलीवरी डायरेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद का क्वेश्चन है विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर।
नीचे गए डिवाइस में सिंक्रोनस मोटर का क्या इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में निचले जो ऑप्शन दिए उसमें कौन सा उपयोग किस मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है ये आपको बताना है। तो इसका सही फ़ायदा है कि ये डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, यानी कि डीसी आउटपुट की वोल्टेज कंट्रोल ये सही तरीके से करता है, इसके लिए इसका फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम दी है कि ये एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है इसका आपको नाम बताना है। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये एम्पलीफायर आपको बताने में आसानी आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, यानी कि ये जो डायग्राम दिखा रही है कि ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की आकृति है। उसके बाद का क्वेश्चन है विच इज़ एक्टिव कंपोनेंट, कौन सा घटक एक्टिव कंपोनेंट है। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन है, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ऐसा एक्टिव कंपोनेंट है आपको बताना है। तो ये ट्रांजिस्टर है, बहुत एक्टिव कंपोनेंट है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से पार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल या सिंबल। यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। एक सिंबल दिया है, आपको ये आना ही पड़ेगा कि ये सिंबल कौन सा है, आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है DIAC, डाई का ये सिंबल है। बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेसेसरी यूजर इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको ये इमेज में। तो ये कौन सी वायरिंग है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, यानी कि पैनल वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है। इसके बाद क्वेश्चन है विच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर्स को एक साथ करने के लिए कौन सी केबल टाई का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, केबल टाई से हम चीज़ें एक समान करने में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी केबल टाई है जो वायर को एक साथ करती है। तो इसका सही आंसर है नायलॉन टाई से आप इसके इस्तेमाल से वायर एक साथ करते हैं। तो इसका सही आंसर सी है, नायलॉन टाइज। इसके बाद का क्वेश्चन है विच डिवाइस अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। कौन सा घटक पैनल बोर्ड में असेंबल किया नहीं जाता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जो पैनल बोर्ड में असेंबल नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर है सेंसर पैनल बोर्ड में नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वहाँ पर हाई वोल्टेज का खतरा रहता है। तो सेंसर वहाँ पर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव की व्याख्या क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर को नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम दी है और इसमें पूछा है कि ये एक्स किया हुआ पार्ट कौन सा, इसका नाम क्या है, इस घटक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है डीसी बस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डीसी बस इसका सही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर दिया है। उसके बाद विच ड्राइव इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑपरेशन। ड्राइवचा जो वर्गीकरण मोड ऑपरेशन ड्राइव कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। उसके बाद का क्वेश्चन व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 214 वोल्टेज एज पर ISI, यानी कि ISI से निर्धारित किया गया वोल्टेज सिंगल फेज में कम से कम कितना वोल्टेज होता है। तो ये आपको यहाँ पर 228 इसका सही आंसर है। इस तरह के पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आपको गत वर्ष के 2021 के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरह से वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि
आगे से भी बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे आईटी अपडेट से। सीबीटी एग्जाम में हमको 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आने वाले हैं, तो इस तरह से हम 38 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने के लिए किस वस्तुमान में किया जाता है। वस्तुमान क्या है 1 किलो कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस, यानी कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। आपको यहाँ पर यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है इसका सही आंसर यहाँ पर दिया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज रहने के लिए या आपको मिलने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फीडबैक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्टेबलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है फीडबैक सर्किट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल मेकिंग बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो 4 ऑप्शन में दिया है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड जर्मेनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। तो जो फोटोवोल्टिक सेल होती है इसका बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन, यानी कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से निर्मित की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, यानी कि विच कन्वेंशनल पावर एनर्जी, कन्वेंशनल पावर एनर्जी किस तरह से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है थर्मल पावर जनरेशन से कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि तैयार की जाती है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई ई रूल के अनुसार घर में इस्तेमाल होने वाले माध्यम से जो वोल्टेज लाइन होती है उसमें जो 2 कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है, उस कंडक्टर के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोर देन 1 मेगा ओम। तो आपके जो घर के इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2 कंडक्टर के जो इंसुलेशन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 मेगा ओम के ऊपर होना चाहिए, यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम के ऊपर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन OH लाइन। यहाँ पर एक डायग्राम दी है जो इसमें पूछा है कि ओवरहेड लाइन के लिए इस जो इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस इंसुलेटर का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर एक इंसुलेटर दिखाया दे रहा है कि ओवरहेड का इंसुलेटर है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, शकल इंसुलेटर। तो इसका सही आंसर है शकल इंसुलेटर, तो इसका सही आंसर है। इसका बाद का आखिरी आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर का गैप कम करने के लिए और उसको टाइट करने के लिए कौन सा उपयोग किस कारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अवॉइड स्पार्किंग। स्पार्क टालने के लिए इस पिन इंसुलेटर का गैप और उसको टाइट करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था अपना आखिरी सवाल। तो
ये 38 सवाल आपको यहाँ पर CBT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह के जो सवाल है, इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर है, ये और भी क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल IT अपडेट पर आते रहेंगे।